मित्रों, मैं अभिषेक त्रिवेदी लायर्स पैराडाइज सोसाइटी की तरफ से आज आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय हमारा एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे। कई लोग मैसेज भेज रहे थे और फोन करके बराबर कह रहे थे कि सर आप एक लेक्चर ऐसा बनाइए जो आज के करंट मुद्दे पर हो, अर्थात श्री सुशांत सिंह जी के मुद्दे पर, जिनकी दुखद स्थिति में अभी मृत्यु हो गई है। तो उससे जुड़े कुछ संवैधानिक एवं वैधानिक उपबंध से जुड़ी हुई जानकारी वो लोग चाहते थे, जो मैं आपके समक्ष लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की। संविधान की जब बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार की बात करी गई है। लेकिन सबसे पहले हम अनुच्छेद 21 को देखेंगे, जिसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जो कि एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी अगर किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को हमें हरना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपबंध है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अन्यथा हम किसी के प्राणों की बलि नहीं ले सकते या कोई व्यक्ति अपने प्राणों की बलि नहीं दे सकता। उसका मूल अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने के अधिकार की जब हम बात करेंगे तो इस अधिकार को विश्व में सबसे श्रेष्ठतम अधिकारों में से एक अधिकार माना गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके समक्ष कि ये अधिकार विधायिका व कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। सबसे पहले इसमें एक केस आया था AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का। इस केस में जो है 1950 में एक केस आया था। इसमें कहा गया था कि जीवन जीने का जो अधिकार, जो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है। लेकिन एक विस्तृत निर्वचन इसका मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के बाद में जो है 1978 ईस्वी में हो गया, जिसमें कहा गया कि कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध हमको जो है ये अधिकार प्राप्त है, इसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विरुद्ध सुरक्षा। अर्थात कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य लागू नहीं कर सकती है और विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कुछ गाइडलाइंस इशू की गई इस केस में उनके विपरीत हो, अर्थात हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा समय स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को छीनता हो। इसमें ये बात करी गई कि सबसे पहली बात कही गई थी विधिपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, युक्तिक व्यवस्था होनी चाहिए, नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि अगर हम बात करेंगे वैश्विक स्तर पर, तो अमेरिका के संविधान में भी ये अधिकार शुरू से नहीं दिया गया था। 5वें और 14वें संशोधन के द्वारा इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को वहां पर शामिल किया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। सबसे पहले एक केस आया था महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुबल का। 1987 में एक केस आया गया था, जिसमें ये बात साफ कह दी गई थी कि IPC की धारा 309 जो है उसको संवैधानिक करार दे दिया गया था। और इस केस में ये कहा गया था कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। उसके बाद दूसरा केस साथियों आया था पी रतिनम वर्सेस भारत संघ का। इस केस में बिल्कुल एज इट इज यही बात कह दी गई कि 309 जो है उसको भी इन्होंने संवैधानिक घोषित किया। इस केस में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल रहेगा। फिर एक नया केस आया ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य का, AIR 1966 का, जिस केस में ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई, ये न्यू पड़ी यहाँ से और एक तरीके से लैंडमार्क जजमेंट है ये, इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जिसमें ये कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में जो है मरने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि इस केस में ये कहा गया कि पी रतिनम के जो निर्णय था उसको 5 जजों की पीठ ने जो है इसको पलट दिया और ये माना कि ये जो मरने का अधिकार है अगर जीवन जीने के अधिकार में इसको शामिल कर दिया तो ये अप्राकृतिक अधिकार है। आदमी को जीवन जो प्रकृति ने दिया है तो प्रकृति उसको जीवन को लिया, विधि के द्वारा उसके जीवन को लिया जाएगा, लेकिन वो स्वयं से अपने मूल अधिकार को त्याग दे, ये अधिकार जो है उसको प्राप्त नहीं है। आगे चल करके जब साथियों हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे हम धीरे से आते हैं सुख मृत्यु का एक कॉन्सेप्ट आया। सुख मृत्यु के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एक केस आया था हमारा कि रामचंद्र शानबाग का। ये बहुत अच्छा केस है, वर्सेस भारत संघ का केस है। और इस केस में 2011 इसमें एक न्यू, ये भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसमें एक नर्स थी महिला, जिसका एक वहां का जो मेहतर था उसने उसके साथ गलत कुकृत्य किया था और उसके गली में कुत्ता जो है उसकी चैन डालकर उसको मारा था। उस समय उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी, तो निरीह तरीके से नहीं, फिर उसके साथ में अप्राकृतिक तरीके से उसने रेप किया और उसके बाद में जो है उसको निरीह अवस्था में छोड़ दिया था। 36 वर्ष की अवस्था में उसके साथ ये
क्राइम हुआ। 51 वर्ष की अवस्था में जो है उसके साथी जो पिंकी जी थी उन्होंने बात लाया कि इसको शुक्ल मृत्यु का प्रावधान दिया जाए। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय एक बृहद गाइडलाइन जारी की और अनुच्छेद 224-26 के तहत हाईकोर्ट को एक बहुत ज्यादा पावर दे दी कि वो इस मामले में बहुत ज्यादा निर्णय करने में सक्षम है। अब देखेगा कि शुक्ल मृत्यु का अगर किसी को दिया जाना है, इसमें 2 महत्वपूर्ण जज थे उस समय पर, जस्टिस काटजू जी थे और दूसरे जज जो है उनका नाम था ज्ञान सुधा मिश्रा जी, जिन्होंने इस केस में जजमेंट दिया कि जब तक विधायिका जो है हमारी कोई कानून नहीं बना देती है तब तक जो है, जब तक विधायिका कानून नहीं बनाएगी तब तक ये माना जाएगा, इस केस की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का अगर कोई अभिभावक है या फिर किसी भी व्यक्ति का अगर कोई नातेदार, रिश्तेदार, मित्र के अंतर्गत उन्होंने बहुत विस्तृत व्याख्या की, जो कर्मचारी हैं अस्पताल के वो भी उसके मित्र, क्योंकि वो उसके साथ रोज सम्मिलित रहते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया। अगली बात आते हैं साथियों, उन्होंने कहा कि उनको अगर ये माना जाता है कि वो इस स्थिति से उबर नहीं पाएंगे और स्थिति दिन पर दिन वैसी की तैसी बनी है कि वो अपने नित्य कार्यों को करने में सफल नहीं हो सकता है, तब जो है उसके जीवन या मृत्यु को लिया जा सकता। अदरवाइज कोई व्यक्ति अपने जीवन जीने के अधिकार से विरत नहीं हो सकता है। दूसरा एक कामन काज का केस है मृत्युशैया से रिलेटेड, उसमें भी काफी सारी केस दिए गए, वो भी काफी लैंडमार्क जजमेंट है। साथियों, वीडियो को छोटा करने के लिए ही हम आपको सीधे हम आते हैं संविधान के अनुच्छेद 13 पर। 13 में बात करी गई है कि अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत भारत में लागू नहीं है, अर्थात अमेरिका में तो लागू है, भारत में नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में जो है इस केस की विस्तृत व्याख्या की गई और कहा गया अभी लोग इस तरीके से सक्षम नहीं है कि अपने अच्छे बुरे का निर्भर कर पाए, और भारत में जिस व्यक्ति को मूल अधिकार दे दिए गए वो मूल अधिकार को स्वेच्छा त्याग नहीं कर सकता। यहाँ से हमको समझना पड़ेगा कि अनुच्छेद 21 में भी मूल अधिकार है, तो यानी जीवन जीने के अधिकार में मरने का शामिल, यानी आप मर नहीं सकते हो बिना इच्छा के, प्रकृति आपको मार सकती है विधि द्वारा स्थापित करके, अदरवाइज आप अपने जीवन को त्याग नहीं सकते हो, यानी अनुच्छेद 13 से भी कोरिलेट होता है। अब हम सीधे आते हैं आईपीसी पे। तो आईपीसी के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई शिशु है, उन्मत्त व्यक्ति है या इस टाइप का व्यक्ति है, अगर उसकी आत्महत्या का दुष्प्रेरण की बात करेंगे तो शार्ट में अगर हम समझ लें, दुष्प्रेरण को जो है आईपीसी में धारा 107 में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर उकसाया जाता है या किसी षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्ति जो है अवैध कार्य या अवैध लोभ के लिए शामिल होते हैं या फिर अवैध लोभ द्वारा सहायता करते हैं, तब वो किसी काम का दुष्प्रेरण करते हैं। तो अगर दुष्प्रेरण कर रहा है तो इसकी अगर बेयर एक्ट की भाषा हम आपको बताएं तो इसके बेयर एक्ट में कहा गया है, यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति, कोई विपश्चित व्यक्ति, कोई जड़ व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो मत्ता की अवस्था में है आत्महत्या कर ले, जो कोई ऐसी आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वो मृत्यु या आजीवन कारावास है, कारावास से जिसके बाद 10 वर्ष तक की हो सके, 10 वर्ष से अधिक की ना हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर ये बात करी गई अनुच्छेद आईपीसी के सेक्शन 305 के अंतर्गत, तो वो आत्महत्या का दुष्प्रेरण उस व्यक्ति ने किया है माना जाएगा। यहाँ पर तो इनका मामला सुशांत सिंह जी का फिट होता नहीं है। दूसरी बात आती है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, हो सकता है किसी ने इनके दुष्प्रेरण के लिए साजिश रची हो, तो ऐसे जे तो अन्वेषण का विषय है। तो इसमें ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो जो कोई व्यक्ति आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसके बाद 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी यहाँ पर 2 तरीके के प्रावधान साथियों जो है इनके लिए रखे गए हैं। इसके बाद में जब हम आगे बात करेंगे साथियों, तो इसमें ये कहा गया है आईपीसी का सेक्शन 309 जो है वो ये बात करता है आत्महत्या के प्रयत्न की। तो ये कहता है कि जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध को करने के लिए कोई कार्य करेगा वो सादा कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें एक चंबोरा का बात भी आता है जो कि काफी फेमस बात था। उसके बाद में एक इसमें महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपद दुबल के बाद में ही पहले 309 को संवैधानिक किया गया था सबसे पहले, उसके बाद में पीरतीनम के बाद में इसको संवैधानिक घोषित किया गया, लेकिन ज्ञान कौर के उसमें जो है जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं माना गया। तो ये रही बात आपके यहाँ तक की। दूसरी चीज जो है जब हम बात करेंगे तो इसमें अगर देखा जाए कि किसी को अगर मृत्युदंड भी दिया जाता है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, हालांकि ये हमारे विषय से जुड़ा नहीं लेकिन शॉर्टकट में हम आपको बताना चाहेंगे कि तो उससे लेके भी 2 महत्वपूर्ण बात है, आप यहाँ पर समझ लीजिए और बाकी अगला लेक्चर हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। 354(3) में भी कहा गया था कि अगर किसी को फांसी दी जाती है, ठीक है, तो मृत्युदंड की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है, उसको संवैधानिक घोषित किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में उसको संवैधानिक माना और 4:1 के
उससे निर्णय दिया और पीएन भगवती ने इसमें विसम्मत निर्णय दिया था। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। दूसरा केस 354 सब क्लास 5 पे आया था, जिसमें रस्सी से जो फांसी दी जाती है उसको भी उन्होंने असंवैधानिक कराने के लिए बात लाए थे, लेकिन दीना और दीनदयाल बनाम भारत संघ के बाद में इस केस में जो है रस्सी से फांसी देना भी संवैधानिक माना गया। इसके बाद हम बात करेंगे यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। अगर मृत्युदंड किसी को दिया जाता है तो मृत्युदंड जो है करते हैं हम सुशांत सिंह जी की। तो चूंकि सुशांत सिंह जी के मैटर पे हमने ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया है, तो सुशांत सिंह जी का जब अन्वेषण होगा तब ये मामला आएगा कि किसी ने इनकी हत्या की या आपराधिक मानव वध की कोटि में है, या लेकिन जो प्राइम फेसी ये मामला आ रहा है वो या तो आत्महत्या का दुष्कर्म हो सकता है या इनकी आत्महत्या का इन्होंने प्रयत्न किया हो। ये ऐसा आत्महत्या का प्रयत्न साथियों ऐसा अपराध है जो सफल हो जाता है, अगर ये सफल हो गया सॉरी तो कोई अपराध नहीं होगा, जबकि सारे अपराध हैं अगर आप अपराध को सफल कर देते हैं तो उसके लिए अलग दंड है और हो सकता है दंड की मात्रा बढ़ भी जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है आत्महत्या का प्रयत्न करने में और फिर वो संसार में ही नहीं रहेगा तो दंड किसको देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये ऐसा अपराध है जिसमें सफलता हो गई तो कोई दंड नहीं, अगर आप असफल हो गए तो इसके लिए 309 जो है किसी के सेक्शन वो, और ये पूर्ण रूप से संवैधानिक है। ठीक है, तो अभी हम अन्वेषण में अगले ये बातें आएंगी कि आत्महत्या का दुष्कर्म रचा गया, आत्महत्या का प्रयत्न किया गया या अगर इनकी हत्या भी करी गई है तो आपका जो है 300 और 302 का जो विस्तृत विवेचन होगा वो हम अगले के लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में साहिल जी ने हमारा बहुत ज्यादा सहयोग किया है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। काफी कर्मठ सदस्य हैं लायंस पैराडाइज सोसाइटी के लिए भी। और इसके बाद में हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपने जैसे ही हमको अपने पिछले वीडियोस के लिए भी समर्थन दिया है, ज्यादा से ज्यादा आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे, अपना स्नेह हम पर सदा बनाए रखेंगे। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।